लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है, पहला कह रहा है कि लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है, जबकि अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। देखिए, जब हम बात करते हैं औपचारिक की, तो औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है, और फॉर्मल उसको कहते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे हमने पैंट शर्ट पहन रखा है तो इसको हम कहेंगे कि फॉर्मल नॉर्मली, और लेकिन अगर हम ऐसे ही हाफ पैंट पहन के हैं, टी शर्ट पहन के हैं, तो हम ये कह सकते हैं घर वाले कपड़े पहन के हैं तो आप कहेंगे कैजुअल, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर क्या है, कैजुअल से मतलब यहां पर लेकिन नहीं है, हम फॉर्मल उसे कहते हैं जिसका एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसका एक आधार होता है, वो राइटिंग में होता है, लिखित में होता है, और ठीक है ना। दूसरा, हम औपचारिक अनौपचारिक उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और अनौपचारिक उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित आधार नहीं होता है, जिसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। तो यानी फॉर्मल औपचारिक है और इनफॉर्मल क्या कहेंगे, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लिखित, यहां पर कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है। पहला कह रहा है लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों, जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, का औपचारिक स्रोत है, जबकि अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। भाई जो लिखित है वो औपचारिक है, और जो अलिखित नहीं है उसके के लिए स्रोत भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा ही नहीं है खुद, तो उसका स्रोत कैसे होगा। भाई जो चीज लिखी गई है तो कहीं स्रोत से ली गई है, लेकिन जो चीज लिखी ही नहीं गई है वो किसी स्रोत से कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो बताने के लिए भी नहीं है कि हाँ भाई हम इस स्रोत से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे समाज में तरह तरह की परंपराएं होती हैं, अब वो परंपराएं जो है कहीं पर लिखित रूप में आपको मिले या आवश्यक नहीं होती हैं, क्योंकि वो कहीं लिखी भी नहीं गई है, बस आपके घर परिवार में वो परंपरा चल रही है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन आप कर रहे हैं, लेकिन वो लिखा भी हो कहीं पर ये जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे लेकिन संविधान में, लिखित संविधान में क्या होता है, लिखित विधि में क्या होता है, जो लिखा है उस कहीं से लिया गया है, और जो लिया गया है वो भी एक औपचारिक स्रोत है, और स्वयं लिखित संविधान भी क्या होगा, औपचारिक स्रोत होगा। दूसरा कह रहा है लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, बिल्कुल पूर्णतः संहिताबद्ध की, जैसे मान लीजिए आपका संविधान है, भारत का संविधान, तो उसमें इतने भाग हैं, उसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतनी उसमें अनुसूचियां हैं, हर चीज का क्या है, संहिताकरण किया गया है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है। भाई अलिखित है ना, जब लिखा ही नहीं है तो संहिताकरण का मतलब कोई कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अगर लिखा गया है तब तो संहिताकरण उसका होगा ना। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, यानी इसमें दोनों बात सही है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, इसमें हम आंसर लगाएंगे सी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि दोनों इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा है, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, ये जो है ये तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो सरकार होती है वो सरकार जिस दल का सदन में बहुमत प्राप्त होता है, सरकार उसकी होती है। सभी दल उसमें हो ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सभी दल मिलकर सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी तो होगा, यानी सभी पार्टियां एक जैसे मत वाली तो होती नहीं है। जाहिर सी बात है कि सरकार वही होती है, उसी दल की होती है जिसका क्या होता है, संसद में बहुमत होता है, सदन में बहुमत होता है। अब वो एक दल को मिला के, एक दल का अपना खुद का बहुमत हो सकता है, या दो से अधिक दल जो है आपस में मिलजुल करके एक गठबंधन बना करके भी अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये बात तो सही है, ये बात सही है। सरकार जो है, देखिए सरकार जो भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें सरकारें जो होती हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं, यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं, और
संसद के प्रति वो क्या होती हैं, जवाबदेह होती हैं। और अगर सदन में उनका बहुमत नहीं है, किसी भी कारण से अगर सदन में उनका बहुमत नहीं है, तो सदन क्या करेगा, उनको जो है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा भी देगा, या अन्य प्रस्ताव के माध्यम से वो, यानी संसद में बहुमत है तो ही सरकार का अस्तित्व है, और संसद में बहुमत नहीं है तो सरकार का अस्तित्व भी क्या होगा, नहीं होगा। इसमें सी कह रहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये तो सही है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, लेकिन सी कह रहा है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती नहीं। सरकार लोगों के द्वारा संसदीय व्यवस्था में निर्वाचित तो होती है, लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती है। क्यों नहीं हटाई जा सकती है? क्योंकि हमारे यहां निर्वाचन की व्यवस्था तो है, लेकिन उनको वापस बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये विकल्प गलत है। डी कह रहा है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। नहीं, पहले चीज सरकार का चुनाव संसद में नहीं होता है। ठीक है, संसद में सरकार का चुनाव नहीं होता है, और अगर इस आधार पर कह सकते हैं कि चुनाव होता है कि सदन में बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है या सरकार वही बनाता है, तो ये हो सकता है, लेकिन उसको समयावधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर 5 साल कार्यकाल होता है सरकार का भारत में, लेकिन अगर उसने किसी भी कारण से सदन का बहुमत 5 साल से पहले किसी भी आधार पर खो दिया है, तो वो सदन से वो सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो या तो उसको स्वयं त्याग पत्र देना पड़ जाएगा, या फिर जो है वो खुद भी अपना त्याग पत्र यानी या तो उनको संसद क्या करेगी, बहुमत से हटा देगी, लोकसभा बहुमत से हटा देगी, या फिर उनको स्वयं ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा, या स्वयं अभी अपने आप भी इस्तीफा दे करके वो हट सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है, फिलहाल गलत है। इसका मतलब क्या होगा इसमें, इसका मतलब यह है कि इसमें बी सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, और उसी के द्वारा हटाई भी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? यहां 2 शब्दों को पहले समझ लीजिएगा। यहां एकात्मक का मतलब क्या है और संघात्मक का मतलब क्या है? एकात्मक का मतलब क्या है और संघात्मक का मतलब क्या है? देखिए, जब हम एकात्मक की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी अधिकार या व्यवस्था जिसमें सारा का सारा अधिकार, ठीक है, या वो व्यवस्था केंद्र की ओर झुकी हुई है। यानी अगर केवल केंद्रीय सरकार के पास, संघीय सरकार के पास अधिकार वो है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एकात्मक। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें संघ यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी अधिकार है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब इसी आधार पर देखिएगा, आपको कह रहा भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। अब अगर इस आधार पर देखा जाए तो लिखित संविधान एकात्मक तत्व है? नहीं। कठोर संविधान, ये भी एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपाल की सर्वोच्चता, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति, ये है। ये क्या है बेटा, क्योंकि एकात्मक तत्व पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, एकात्मक तत्व पूछ रहा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, और जब चाहे राज्यपाल को वापस भी बुला सकता है, किसी और राज्य में उनको स्थानांतरित भी कर सकता है। इसमें राज्यों की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। यद्यपि सरकारिया आयोग ने ये रिकमेंडेशन अपनी दी हुई है कि कुछ मामलों में जिस राज्य में राज्यपाल बना रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से थोड़ा परामर्श कर लिया जाए। ये भी उसने दिया हुआ है कि उस राज्य का, जिस व्यक्ति को जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसका संबंध उस राज्य से नहीं होना चाहिए, वह सेवानिवृत्त नौकरशाह नहीं होना चाहिए, वह कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब रिकमेंडेशंस हैं सरकारी आयोग की। लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन सलाह सरकार माने ये जरूरी नहीं होती है। सरकारें कभी कभी मानती भी हैं, कभी कभी नहीं भी मानती हैं, लेकिन ये पूरी तरह अधिकार किसके पास है फिलहाल, ये
जो है ये राज्यपाल का जो की नियुक्ति का प्रावधान है वो पूरी तरह से किसके पास है? केंद्र के पास है। इसका मतलब क्या है? ये एकात्मक हो जाएगा। दूसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भाई अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है तो तब तो फिर वो संघात्मक में आएगा, क्योंकि उसमें राज्य को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। भाई शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया गया है? हमने क्या किया है? सूचियां बनाई हुई है, शक्तियों के कार्यों अधिकारों के सूचियां बनाई हुई है। एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और दूसरी तीसरी समवर्ती सूची स्पष्ट किया गया है। जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा नहीं है, ठीक है, एकात्मक का लक्षण नहीं है, तो संघात्मक का लक्षण हो गया। फिर कह रहा है अगला 6 नंबर कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। हाँ, ये भी एकात्मक है। कैसे एकात्मक है? एक्चुअली आप जानते हैं कि व्यवस्था क्या बनाई गई कि अगर किसी मामले में राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो विधानमंडल ने विधेयक पारित किया हुआ है, इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है, तो ऐसे में वो उस विधेयक को राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। अब राष्ट्रपति का इस पर निर्णय जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर निर्भर करता है। उसमें ना तो राज्यपाल की और ना ही राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका होती है। तो यह व्यवस्था क्या कही जाएगी? एकात्मक कही जाएगी। 7वां कह रहा है संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट जहां तक बात है, संवैधानिक संकट भी एकात्मक है, ठीक है। संवैधानिक संकट का मतलब होता है अनुच्छेद 356। अब यानी अनुच्छेद 356, इसी को हम संवैधानिक संकट भी कहते हैं, राज्यों का आपात भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी राज्य में राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, फिर भी वो त्यागपत्र नहीं दे रही है, या किसी राज्य की सरकार ने जो है सरकार वो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाल नहीं पा रही है, वहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है, या कुछ अन्य परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिनसे यह साबित होता है कि राज्य का जो शासन संचालन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ये प्रावधान और ये अधिकार पूरी तरह से, चूंकि राज्यपाल भी केंद्र का ही है, ऐसे में ये अधिकार संवैधानिक संकट से संबंधित अनुच्छेद 356 से संबंधित ये किसके पास है? केंद्र के पास है। और ऐसी कोई भी शक्ति जो केवल केंद्र के पास है उसे क्या कहा जाएगा? एकात्मक शक्ति कहा जाएगा, या एकात्मक तत्व कहा जाएगा। तो ये भी होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी एकात्मक नहीं होगा, बिल्कुल एकात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पूरे संघ का न्यायालय है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, संघीय न्यायालय भी कहते हैं, संघीय न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों का है, हाई कोर्ट केवल एक राज्य का होता है, या कुछ कंडीशंस पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन वो राज्यों के लिए ही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, तो वो एकात्मक तत्व में नहीं आएगा। जाहिर सी बात, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4, 6 और 7, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? वहां पर एकात्मक तत्व, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? एकात्मक तत्व की बात कर रहा था, पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण, फेडरल कैरेक्टर नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। इकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप को हम जो है वो संघीय लक्षण नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? नागरिक, अभी हमने इससे पहले बताया कि संघीय लक्षण का मतलब ही होता है कि उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई हो, यानी कह सकते हैं आप कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया हो। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें राज्यों के पास वो शक्ति बिल्कुल हो ही ना, तो ऐसा कोई भी लक्षण क्या कहा जाएगा? एकात्मक लक्षण कहा जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? संघीय लक्षण पूछ रहा है। तो संघीय लक्षण क्या है?
संघीय लक्षण नहीं है पूछ रहा है भाई, तो नहीं में क्या हो जाएगा, इकहरी नागरिकता, क्योंकि इकहरी नागरिकता के संदर्भ में संविधान के भाग 2 में जिसका जिक्र किया गया है, उस पर राज्यों को कहीं कोई अधिकार नहीं हो सकता है, नहीं है। आप सिर्फ राज्य के निवासी होते हैं, आप एक राज्य के निवासी हैं यानी डोमिसाइल हैं, लेकिन आप भारत संघ के नागरिक हैं, आप नागरिक भारत संघ के हैं, निवासी किसी भी राज्य के हो सकते हैं। और चूंकि आपको भारत में निर्बाध रूप से कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है, तो कहीं पर भी आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पर भी आवास बना सकते हैं, कहीं के भी आप निवासी हो सकते हैं। लेकिन नागरिकता का प्रावधान बहुत सख्त है, और नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत आप केवल और केवल भारत संघ के नागरिक हो सकते हैं। ये एकात्मक लक्षण है, ठीक है। जबकि क्या पूछ रहा है, संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, इकहरी नागरिकता, क्योंकि ये एकात्मक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया कह रहा है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरी कोशिश रहती है कि 20 क्वेश्चन में आपको मैं कम से कम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे दूं जो फैक्चुअल नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, बल्कि उनका एक एक्सप्लेनेशन है, उनकी एक व्याख्या है, ठीक ठाक व्याख्या है। फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक क्वेश्चन में तुरंत आप आंसर दे देंगे, टिट फॉर टैट होता है उसमें, एग्जैक्ट, कुछ आगे पीछे नहीं होता, वो भी हम आपको देते हैं। लेकिन जिन पर व्याख्या होती है, जिन पर एग्जैक्ट आंसर लिखा नहीं होता है या समझ में नहीं आता है, एक्चुअली वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते भी हैं, वो आपकी सफलता के निर्धारक होते हैं। इसलिए मैं आपको यहां पर जिक्र कर दूं, किसी वीडियो पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ज्यादा समय लग जाता है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरे बच्चों, अगर हम ये कोशिश करते हैं कि 50 मिनट से पहले कर दें, 1 घंटे से पहले जरूर कम से कम वीडियो हो जाए, उसके पीछे ये होता है कि देखिए क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, और हमारे से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने अभी कहा ना कि कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन आपको 4-5 डेली दिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे बेटा, लेकिन एग्जैक्टली जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी व्याख्या है, इसको समझिए। आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर केवल टिक 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 क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप एक क्वेश्चन से 10-15 क्वेश्चन और निकालने के लिए आ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। हम केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, यानी एक तरह से आपको हम पढ़ा भी रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि और क्या चीजें क्या इसके संदर्भ में जुड़ी हुई है। डायरेक्ट तो बहुत आसान होता है, एक बोल दिया ये सही है, ये बोल दिया ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण ना, या नियंत्रण का अभाव, या इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्वतंत्रता की ये मतलब नहीं है। स्वतंत्रता अगर ये होती तो बहुत पहले चीजें हो जाती। नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण तो सबके ऊपर रहता है भाई, नियंत्रण तो होना भी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं, आप सब जगह पर नियंत्रित होते हैं, लेकिन युक्त नियंत्रण होते हैं। युक्ति मतलब विधि, और युक्त मतलब अनुरूप, ठीक है। आप विधि के अनुरूप नियंत्रित होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ आप कंट्रोल होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कोई अकॉर्डिंग टू लॉ कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप सड़क पे बाएं चल रहे हैं, अगला सड़क पे दाएं चलेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई जाहिर बात, दोनों लेफ्ट चलेंगे तब तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना। अब मान लीजिए अमेरिका में सब लोग दाएं चलते हैं, राइट साइड में स्टीयरिंग है, जो है लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है, सब लोग राइट साइड में चलते हैं, तो वहां का सिस्टम है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है उनके। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं। हर स्वतंत्रता क्या होती है, युक्त निर्बंधित होती है, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ बाउंडेड होती है। किसी की स्वतंत्रता वहीं तक होती है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। जहां आपकी स्वतंत्रता का दूसरे की स्वतंत्रता में, जहां पर आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बनने लगती हो, वहीं पर आपकी स्वतंत्रता क्या होती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। कुछ भी कैसे कर सकते हो भाई, तुम कहोगे हम सड़क पर शराब पिएंगे, नहीं कर सकते हो। तुम कहोगे हम सड़क पर बैठ कर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नहीं कर सकते हो। इच्छानुसार कुछ भी, तुम्हारी तो इच्छा कुछ भी करने कर सकती है,
नहीं, हर चीज अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। डी कह रहा है कि स्वयं को विकसित करने का अवसर। यस, ये सही है आंसर, स्वयं को विकसित करने का अवसर। क्यों? स्वतंत्रता का मतलब यही है भाई कि आप स्वतंत्र हैं, इसका मतलब आपकी जो काम करने की इच्छा है वो आप करिए, लेकिन वो विधि के अनुरूप रहते हुए। अब जैसे आप स्वतंत्र नहीं, मान लीजिए परतंत्र हैं, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, आपके पास दिमाग है, आप कुछ बढ़िया वाला काम करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा नहीं, आप निम्न स्तर का काम है, इसी को करना पड़ेगा आपको, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आज क्या है, आपके पास जिस प्रकार की प्रतिभा है और कानून उस कार्य को करने की आपको इजाजत देता है, तो आप उस काम को कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, वर्ग, संवर्ग, क्षेत्र, किसी का भी हो, अगर उसके अंदर उस कार्य को करने की प्रतिभा है तब वो उस कार्य को कर सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिलहाल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 भारत के संविधान के लक्षण, सूची 2 किस देश से लिया गया है, किस देश से इसको लिया गया है। देखिए इसको, मूल अधिकार किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यानी ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो संयुक्त राज्य, ये कहां से, ये यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक, आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है, यानी सी का 4 हो जाएगा। किस में आ रहा है सी का 4? 2 में आ रहा है। 1 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। इसका अगला देखना पड़ेगा। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आया आंसर डी का 3 और ये हो जाएगा आंसर इसका सी। क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। मूल अधिकार कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? यूके से ली गई। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। देखिए, भारतीय संविधान को जो है कठोर भी माना जाता है क्योंकि कुछ प्रावधान इसके काफी कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है, जैसे संविधान संशोधन ही है। तो अगर साधारण संविधान संशोधन है तो उसको आप सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, पर कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी हैं जिसमें विशिष्ट बहुमत चाहिए होता है और कुछ ऐसा भी है जिसको आप संशोधित भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मामले में कठोर है, कुछ मामले में ये लचीला है और ये स्टेटमेंट है केसी व्हेयर साहब का। केसी व्हेयर साहब ने क्या कहा था इसको कि कुछ मामलों में काफी कठोर है और कुछ मामलों में काफी ये लचीला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है। ये कथन क्या कह रहा है? भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। बिल्कुल, ये बात सही है। भारत की संघात्मक व्यवस्था का वास्तव में मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इसकी तरह भारत ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बट कह रहा है कि एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना था। डाइवर्सिटी इन इंडिया बट यूनिटी इन इंडिया, यूनाइट इंडिया। विविधताओं के बावजूद भी क्या है, हम आपस में जुड़े होते हैं। हम विभिन्न जाति, वर्ग, संवर्ग में हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग नस्ल के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में भाषाई आधार पर विविधता, नस्ली आधार पर विविधता, रंग के आधार पर विविधता, हर चीज बहुत सारी विविधताएं हैं।
इसके बावजूद भी क्या है, भारत एक राष्ट्र है, यानी राष्ट्र के आधार पर भारत को एक करना जो है वो काफी आसान है, और क्योंकि इस आधार पर इसको एक किया जा भी सकता है। कारण क्या कह रहा है, विविधताओं के समंजन से, समंजन मतलब मिलने से, एक सशक्त स्ट्रॉन्ग ना कि कमजोर वीक भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। बिल्कुल ए भी सही है, आंसर होगा इसका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। विविधताएं हैं, लेकिन विविधताओं के मिलने से हमारा जो भारत है वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। भारत की विभिन्न भाषाएं, भारत के अलग अलग प्रकार के लोग, हम समृद्ध भारत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम विविधताओं से भरे हैं, धर्म की विविधता है, जाति की है, मैंने कहा रंग की है, इसके बावजूद भी एक सशक्त भारत है। और इन आधारों पर भारत में अब तक कभी किसी प्रकार से कोई समस्या भी नहीं आई। बाकी छोटी बड़ी चीजें तो हमेशा हर जगह पर होती रहती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, यानी ए सही है और आर जो है भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संविधान क्या है? सर्वोच्च है। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी की परिधि में आता है, तो यह सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषयों का वर्णन है उन पर कानून बनाने का एकाधिकार किसके पास है? संघ के पास है, यानी केंद्र के पास है। राज्य सूची में जितने भी विषय वर्णित हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है, और उस पर राज्य का एकाधिकार भी है। उस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता है। उस पर केंद्र कानून तभी बना सकता है जब आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 लगा हो, लेकिन वो अधिकार भी असीमित नहीं है। जब आपातकाल वापस हो जाएगा तो राज्य सूची के विषय पर उस समय बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और तीसरा क्या हो गई? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में किसी भी आधार पर टकराहट होती है तो केंद्र का कानून ही प्रभावी माना जाएगा, इसमें भी कहीं कोई विवाद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया, वास्तव में नहीं, ये विहित नहीं, विधिक प्रक्रिया है। संविधान के संशोधनों के लिए विधिक प्रक्रिया यानी लीगल प्रोसेस का अनुसरण करना होता है। बिल्कुल, संविधान के संशोधन के लिए जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बनाई गई है, उस संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के लिए ही जो है, संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन क्या हो सकता है? हो सकता है। संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया बनाई गई है वो उसी के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है। इसमें चौथा कह रहा है समीक्षा अधिकारी का नोट्स मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं, संघ की संसद संप्रभु है, राज्य की विधानसभाएं भी संप्रभु हैं, लेकिन संप्रभु का मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वो कर लें, सब कुछ संविधान के अनुसार ही हो सकता है, इसलिए इसे सही नहीं माना जाएगा। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, नहीं, यह भी गलत है। अवलंब मतलब यहां पर सहारा से मतलब है, ठीक है ना। मूल अधिकारों की व्याख्या करने में के लिए केशवानंद भारती केस में और एसआर बोमई केस में साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया है कि अगर मूल अधिकारों की व्याख्या के लिए संदर्भ आता है उद्देशिका का यानी प्रस्तावना का, तो उसका सहारा लिया जा सकता है। ये अलग बात है कि बेरुवाड़ी बाड़ी मैटर में
इसका भाग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती केस और केशवानंद भारती और एसआर मुंबई को केस में इसको क्या माना गया कि अगर संविधान की व्याख्या के लिए कहीं पर भी जरूरत पड़ रही है, स्पेशली मूल अधिकारों की व्याख्या करने के लिए कहीं पर ऐसा लग रहा है कि प्रस्तावना की सहायता लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि कह रहा अवलंब नहीं लिया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, डी में है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और यहां राज्य के नीति ऐसा तत्व है। एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, प्रजातंत्र का मतलब ही होता है, प्रजातंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे सरकार को, यानी जिस सरकार का को चाहे चुने, यानी अगली बार उसको मौका दे या ना मौका दे। दूसरी चीज कि किस सरकार को चुना जाएगा, यानी अगले टेन्योर के लिए कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, ये जनता के पास अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता जिसको चाहे अर्श पर बैठाए, जिसको चाहे फर्श पर बैठाए, यानी जिसको चाहे गद्दी पर बैठाए, जिसको चाहे तो वो वापस भी बुला सकती है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑनलाइन सी क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप 4-5 दिन बाद पता कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि न्यू बैच में लेने जा रहा हूँ, तो न्यू बैच हम आपको ले लेंगे। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ DC पांडे मैं हूँ सर। सब फीस कितना रहेगा सर? हिंदी मीडियम की फीस फिलहाल 25,000 थी, अभी आपको 20,000 रहेगा। मतलब सर 1 जनवरी तक पता चलेंगे, चलेगा? हाँ, फर्स्ट तक पता करिए। एक्चुअली थोड़ा सा अभी टाइम स्लॉट बहुत गड़बड़ हुआ है, तो इसकी वजह से ऑप्शनल हिंदी मीडियम का एक बैच खत्म हो गया, अब नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नया बैच के लिए थोड़ा सा स्लॉट बन जाए तो आपको हम स्टार्ट में बता देंगे। तो ठीक है, आप पूछिए, आप जब भी बात करिएगा बता दीजिएगा हाँ सर हम आए थे। तो नंबर लीजिए बेटा 9452, ये लिखा है नंबर लीजिए 9452 141 680। सर कितने बच्चों का क्लास? हाँ, गलत, ये नंबर साहब लिखा देखिए, फर्स्ट नंबर है। सर कितने बच्चों का क्लास आता है? आपके ऑप्शन में 35-40 बच्चे, आप तो यूपीएससी में केवल है ही, एक्चुअली पीसीएस में तो है नहीं जी सर। तो इसकी वजह से अब ज्यादा बच्चे नहीं हो पाते, 30-35 बच्चे रहे सफिशिएंट है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। गणतंत्र जनवादी नहीं, सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं, बिल्कुल नहीं, सार्वभौम सत्ता संपन्न भी नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में, तो एक प्रोसेस में अगर देखा जाए तो आंसर क्या सही हो जाएगा इसका, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 11 में क्या आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे, सही है। जो प्रारंभ में संविधान आपका जो है वो बनाया गया था, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इस 42वें संविधान
संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में क्या किया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो कह रहा है सही है, पूछ रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये सही है। उक्त शब्द वर्ष 1977 के संशोधन, नहीं, उक्त शब्द वर्ष 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। कह रहा उक्त शब्द वर्ष 1985, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा सही है भाई, सही है इसमें ए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अभी हमने क्वेश्चन कराया, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया, और यानी केवल फर्स्ट को जोड़ा गया और थर्ड को जोड़ा गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्षता, इन दोनों शब्दों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था। धर आयोग, देखिए भारत में अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले हमारी बातचीत आपसे हुई कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्यों का संघ बनाने के में बड़ी मुश्किल भी आई थी। तो उसमें हुआ क्या कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो आप जानते हैं अलग अलग राज्य थे, बड़े बड़े राज्य भी थे, प्रांत थे और रियासतें भी थी, यानी कुल उनको जो है अलग अलग श्रेणियों में बांटा भी गया था। तो उनको एक करके भारत संघ का निर्माण करना था। ठीक है, एक यूनियन बनाना था। उसके लिए एक बड़ी मुश्किल थी, किस आधार पर नए नए राज्य बनाए जाएं, यानी राज्यों का गठन किस आधार पर हो। तो उसके लिए क्या किया गया, यहां ध्यान से समझिएगा आप लोग, बल्कि हम एक पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या किया गया, सबसे पहले एक धर आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, धर आयोग। ये धर आयोग है भाई, घर आयोग में समझ लीजिएगा। ठीक है, धर आयोग बनाया गया। ये इसका गठन हुआ 1948 में। 1948 में, कब, जून 1948 में इसका गठन किया गया। इस आयोग का गठन हुआ था इस आधार पर, यह आधार देखने के लिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। लेकिन धर आयोग ने किया उल्टा। धर आयोग ने कहा कि राज्यों का निर्माण जो है, राज्यों का जो गठन है या निर्माण है वो किस आधार पर हो, भाषाई आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर। सॉरी, क्या कहा इन्होंने कि राज्यों का गठन वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब प्रशासनिक आधार को अगर देखा जाए तो प्रशासनिक आधार बिल्कुल सही आधार था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका विरोध होना तय था क्योंकि भाषा के आधार पर लोगों को पृथक करना या एक करना दोनों ही थोड़ा मुश्किल संदर्भ था। ठीक है, तो ऐसे में जब इन्होंने कहा कि इनका गठन किया गया था यह आधार देखने के लिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन इसने किया क्या, उल्टा एक प्रकार से कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या की गई, दिसंबर 1948 में, दिसंबर एक कमेटी बनी, उसको कहते हैं JBP कमेटी। ठीक है, JBP समिति। ठीक है, ये कब बनी, ये बनी दिसंबर 1948 में, यानी जून के बाद 48। तो रिपोर्ट आ गई थी उसकी, उसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या बनी, JBP समिति। JBP समिति का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो इसको क्या कहा गया, इन तीनों को मिलाकर समिति बनाई गई, JBP समिति। इस समिति ने क्या किया, अपनी रिकमेंडेशन में क्या कहा कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसकी आई, JBP कमेटी की आई। अल्टीमेटली बाद में क्या किया गया, इस आधार पर ही नए राज्य बनाए जाएंगे। उसके लिए क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और यह गठन हुआ था 1953 में। 1953 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली साहब को क्या किया गया? इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? फजल अली को बनाया गया। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन या संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है? यही आंसर सही होगा। ठीक है ना। फिर कह रहा केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना या परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में, नहीं कुछ नहीं, क्या होगा इसमें? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग एक आप जानते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग दो ही किसके बारे में बात करता है? भाग दो ही नागरिकता के बारे में बात करता है। भाग दो जो हमारा है वो क्या करता है? नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी आंसर हो जाएगा। भाग दो में नागरिकता के प्रावधानों, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया है? एक्चुअली ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। कहां से लिया गया है? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और इसको एक क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है कि जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, किस क्रांति से प्रेरित था? तो कहां से प्रेरित था? ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, शैक्षणिक न्याय। एक्चुअली इसमें भाई सामाजिक न्याय की तो बात की ही गई है, राजनीतिक न्याय की भी बात की ही गई है, ठीक है ना, और आर्थिक न्याय की बात भी की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। शैक्षणिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। ये वाला क्या है? गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। भाई पहले तो उद्देशिका थोड़ा समझ लीजिए आप। उद्देशिका जो हमारी है, उद्देशिका, इसी को हम क्या कहते हैं? और प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये प्रियम्बल यानी उद्देशिका जो है, ये उद्देश्य प्रस्ताव जिसको आप कहते हैं, एक्चुअली ये उद्देशिका से संबंधित जितनी चीजें हैं इनको JL नेहरू साहब यानी जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये सारी बातें कही हुई थी। लेकिन यानी जो एक उद्देशिका से संबंधित जो बातें हैं, यानी उद्देशिका का जो आइडिया है वो किसका था? विचार था वो जवाहरलाल नेहरू का था। लेकिन एक्चुअली इस विचार को मूर्त रूप देने का काम जवाहरलाल नेहरू साहब ने नहीं किया था। इस विचार को लिखित रूप या कह सकते हैं मूर्त रूप देने का जो काम किया था, उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार साहब थे VN राव। VN राव साहब ने बताया था कि जो संविधान की उद्देशिका है, जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस स्वरूप में आएगी। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, उसमें सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता ये तो है, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। एक्चुअली इसमें जो डी है, विश्वास की स्वतंत्रता, ए भी है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी है, लेकिन हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही, कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। एक जो है, अगर इसको एट द ग्लेंस देखा जाए तो कभी कभी लगता है कि हाँ ये है, जैसे अभी तुरंत हमको भी लग गया, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जरूर कही गई है उद्देशिका में, लेकिन स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। जो स्वतंत्रता की बात है वो विचार की स्वतंत्रता है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? हो जाएगा इसमें वी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति तत्वों के अध्याय में, सी कह रहा मूल अधिकारों, राज्य के नीति तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों में, और डी कह रहा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जितना भी बातें कही गई हैं वो उद्देशिका में, उनको पहली चीज तो मूल अधिकार में स्थान दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार तो तभी मिलेंगे जब इस तरह से राज्य अपनी नीतियां बनाएगा। तो और राज्य कैसी नीतियां बनाएगा उसको निर्देशित करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति तत्व। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आ जाएंगे। और साथ में मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भी जोड़ा गया था, ठीक है ना। और लेकिन मूल जो 42वें में अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से केवल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में इसमें एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो अब कितना हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। तो किसमें है? आंसर हो जाएगा इसका सी। जितनी भी बातें प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में कही गई हैं उन उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकारों में दी गई है, राज्य के नीति तत्वों में दी गई है और मौलिक कर्तव्यों में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। कह रहा सही नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है ना। फिर बी कह रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। भाई अगर ऊपर वाला सही है कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था, तो ये वाला कैसे सही हो सकता है? जाहिर सी बात है गलत होगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया? नहीं, संविधान सभा के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया था, बल्कि इनकी नियुक्ति हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद ही जब जो है प्रॉपर निर्वाचन हुआ, जो तो परिषद निर्वाचित नहीं थे, एक तरह से ये बनाए गए थे, मनोनीत किए गए थे, लेकिन जो है जो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन कथन सही है। क्या वो सही है? एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित, जो कह रहा है यहां पर, ये भी सही था। और डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इनको निर्वाचित किया गया था, 2 दिन के लिए निर्वाचित किया गया था इनको, ठीक है, 2 दिन के लिए निर्वाचित किया गया था। यहां पर एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। बी है भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। सी कह रहा है एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया था।
तो सही ये भी है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था, बिल्कुल सही है ये। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था, ये गलत है, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था तो अंबेडकर साहब कैसे हो सकते हैं। दूसरा, एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में, संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है, क्योंकि इनको पहले अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन किया गया था, ये भी सही है। पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सही